नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज की मुलाकात। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज की मुलाकात में हम आपकी मुलाकात कराते हैं किसी खास शख्स से। हमारे साथ में जो शख्स हैं वो बहुत खास इस मायने में है क्योंकि उन्होंने लंबे समय से राजनीति की है, 4 बार के विधायक रह चुके हैं और सांसद का भी चुनाव लड़ा। 2012 की बात करें, 2012 से लेकर के 2017 तक मंत्री थे। पहले राज्य मंत्री बनाया गया, अखिलेश यादव ने राज्य मंत्री बनाया, बाद में कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया। जी हाँ, मेरठ से आते हैं, पश्चिम से बात करें तो आपके पिताजी भी राजनीति में थे, 5 बार विधायक रह चुके हैं और उसकी अगली पीढ़ी को आप बढ़ा रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका आज की खबर में। बहुत बहुत शुक्रिया विश्वकर्मा जी, आपका भी और आपके चैनल आज की खबर का भी कि आपने मुझे आज यहाँ पर आमंत्रित किया, मुझे यहाँ पर बुलाया। आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। लंबा राजनीति का आपका करियर है, राजनीति तो आपके खून में ही समी, क्योंकि पिताजी आपके 5 बार के विधायक रहे हैं। तो क्या लगता है कि परवरिश जो हुई उसी का ही नतीजा था कि आप भी राजनीति में आए? 1967 में हमारे पिताजी स्वर्गीय मंजूर अहमद साहब डॉक्टर लोहिया के साथ में कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को हरा कर 3 बार की विधायक थी श्रद्धा जी, उनको हराकर पहली बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचे थे। और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि उस ज़माने में वो 34,000 वोट लेकर तकरीबन 17,000 वोटों से चुनाव विजयी। बड़ी बात है। फिर वो पलट कर नहीं देखा। दूसरा चुनाव भी वो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की टिकट पर जीते। पहले लोहिया जी की और फिर राजनारायण जी की डेथ हुई और दूसरी तरफ स्वर्गीय इंदिरा जी ने वो मांग समाजवादी पार्टियों की मानी जिस मांग की समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया के ज़माने से मांग करती चली आ रही, जिसमें बैंकों का नेशनलाइजेशन भी था, ज़मीन की हदबंदी थी, प्रीवी पर्स का बंद होना था, ये सब वो था। तो कुछ लोग प्रभावित होकर वो कांग्रेस में चले गए। एक और बड़ा, राम मनोहर लोहिया की बात आपने याद दिलाई, तो एक और मांग उन्होंने ही सबसे पहले उठाई थी, पिछड़ों को आरक्षण देने की बात। वो मांग नहीं उठाई थी, बल्कि जितना मुझे जानकारी है या ज्ञान है तो उन्होंने तो वो काम किया कि जो एक सफाई कर्मचारी को महारानी के मुकाबले पर उठा दिया। ये उनका, ये एक बड़ी बात है ये। और उस समय बड़ा फेमस स्लोगन हो गया था कि सफाई कर्मचारी को महारानी के समक्ष चुनाव लड़ाना। वो उनके जितने भी अनुयायी या कहा जाए या समाजवादी पार्टी या उस ज़माने में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के जो उनसे जुड़े हुए लोग थे, वो तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एक बार में 3-3, 4-4 बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में या उत्तर प्रदेश में नेतृत्व किया है। वो मुझे एक वो याद आ रहा, उनका जो नारा था बड़ा फेमस हुआ था, सन सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। इसके अलावा एक और भी था जो हमारा बचपना था, वो लगाते थे, तवा कढ़ाई सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। और आज भी समाजवादी पार्टी उसी सिद्धांत पर चलती है। जब तक नेताजी की सरकार बनी, आदरणीय अखिलेश जी की सरकार बनी, इन सब चीज़ों पर तवा कढ़ाई और दवा पढ़ाई हमेशा इसको प्राथमिकता और प्राथमिकता। ये बड़ी बात है, दवा और पढ़ाई मुफ्ती हो और शिक्षा मुफ्त हो, तो ये एक आंदोलन चला उस समय का। आंदोलन चला, जी जी। आंदोलन तो और भी चले। आंदोलन तो प्रमुखता से जो हिंदी का विरोध भी हुआ, तत्कालीन नेताओं ने जेल काटी और अंग्रेजी की जगह हिंदी का प्रचलन जो है वो समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में करा। नेताजी हमेशा कहते रहे कि हिंदी को बढ़ावा देना है। जी थे उधर हमारे, तो हम तो जहाँ रहे तो हमारे पिताजी एमएलए थे, तो हम देखते थे कि वो कभी हिंदी के बोर्डों को पोतने के बाद और कभी अंग्रेजी में लिखे हुए जजमेंट फाड़ने के बाद जेल पे जेल जाते थे। बहुत शानदार समय देखा आपने। तो आपने, ये आपके लिए सौभाग्य की बात है, मैं इससे महरूम हूँ कि आपने लोहिया को भी सुना, देखा, कर्पूरी ठाकुर को भी देखा, नेताजी को भी देखा। इन सब के सानिध्य में आप पर, तो किसकी राजनीति आप पर सबसे ज़्यादा हावी रही? किसने सबसे ज़्यादा आपको प्रभावित किया? सबसे ज़्यादा तो आप आदमी अपने घर से ही प्रभावित हुआ।
हमारे पिताजी जब एमएलए रहे तो फिर कांग्रेस में जब आ गए तो सरकार भी थी, कांग्रेस के उच्च नेताओं से डायरेक्ट संबंध और संपर्क में थे, लेकिन जो नेचर था समाजवाद का वो कभी उन्होंने छोड़ा नहीं। मैं जब एक्टिव हुआ 2002 में, 2002 क्या 1993 में जब नेताजी से समर्थन वापस लिया और बहन जी की सरकार बनी, तो नेताजी के चीफ मिनिस्टर हटने के बाद मैं नेताजी से मिलकर और मैं कहा नेताजी से कि अब मैं सक्रिय राजनीति करना चाहता हूँ। कहा भी मुझसे नेताजी ने कि वो सब लोग तो छोड़ के जा रहे हैं सरकार के साथ, तुम क्या, मैं कहा नहीं, आपके साथ संघर्ष करेंगे। और संघर्ष में उतर गए, संघर्ष किया। मेरे साथ में एक ट्रेजेडी हुई कि 97 में जब टिकट की बात आई तो नॉमिनेशन के लिए जा रहा था, बस पलट गई, 5 लड़के मर गए, 5 बच्चे मेरे घर के, मेरे गांव के परिवार के शहीद हो गए और सीट गठबंधन में चली गई। लेकिन जो मजबूरी होती है नेताओं की या गठबंधन की, उसको मैंने सहर्ष स्वीकार किया और चुनाव से विमुख हो गया, चुनाव से अलग। लंबा इंतजार करना पड़ा आपको, फिर मुझे 5 साल फिर इंतजार करा, 2002 में टिकट मिला, फिर दोबारा चुनाव लड़ा। और लेकिन मैं जो हमारे पिताजी का रिकॉर्ड था 17,000 का, वो मैं नहीं तोड़ पाया, उसके करीब पहुंच गया। तत्कालिक विधायक से तो मैं तकरीबन 17,000 वोटों से जीता, लेकिन नंबर 2 पे जो थे मैं उनसे मात्र 14,000 वोटों से, 44,000 वोट लेकर 14,000। मतलब वोटों के क्या संख्या बढ़ी, प्रतिशत बढ़ा, लेकिन मार्जिन उतना नहीं बढ़ा। मार्जिन मैं 17 को नहीं पूरा कर पाया जो उनकी जीत गई। वो इलेक्शन जीत गया। 2007 में इलेक्शन हुआ। एक बार आपने इलेक्शन क्या जीता, फिर उसके बाद पीछे मुड़ करके नहीं देखा, लगातार 3 बार इलेक्शन जीते आप। हाँ, लगातार मैं 3 बार इलेक्शन जीत गया। चौथी बार भी जब मैं इलेक्शन तो हारा, लेकिन वोट मेरी फिर भी 10,000 बढ़ गई। वो बहुत सारे कारण चुनाव के होते हैं हारने जीतने के। एक कारण ये भी था कि मैं कैबिनेट में था, प्रदेश में मज़दूरों के लिए काम करता रहा, साइकिल बांटता रहा, योजनाओं को चलाता रहा। उस ज़माने के जो पत्रकार साथी हैं हमारे, वो सब जानते हैं इस बात को कि मैं लगा रहा कि किसी तरीके से मज़दूरों का उद्धार हो जाए। और हमारे नेता ने हमें जानबूझकर ऐसा विभाग दिया जो हमारी इच्छाओं के अनुरूप था, वो काम करने का मौका मिला, काम किया। ऐसा विभाग दिया आपको कि आप लोगों की मदद कर सकें, आपको श्रम विभाग से नवाजा गया, राज्य मंत्री बनाया गया। पहले राज्य मंत्री बनाए, वो कुछ कारण थे, राज्य के कैबिनेट शुरू में ही थी, लेकिन वो कुछ कारण थे, तत्कालिक कारणों से वो फिर बाद में हमें कैबिनेट में लिया गया। चलिए मैं आपके कैबिनेट मंत्री के विषय में बात करूं लेकिन उससे पहले ज़रा जानना चाहिए आपकी किन किन महापुरुषों से मुलाकात हुई। राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर साहब से मेरी डायरेक्ट नहीं हुई, तब क्षेत्रों से हम पैदा हो गए, लेकिन हमें तब तक इतना 67 में होश इतना नहीं था, लेकिन जानते थे। पिताजी एमएलए हुए तो खूब अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन उसके बाद के जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उन सब से मुलाकात हुई। नेताजी के तो आपने नेताजी के साथ लंबे समय तक काम किया? नहीं, कर्पूर जी से भी हुई, कर्पूर जी उनके साथ भी रहने का मौका रहा, मोहन सिंह जी के साथ रहने का मौका, जो समाजवादी पार्टी के जो नेता थे उस ज़माने के, सबके सानिध्य में रहने का। तो राम मनोहर लोहिया के बाद में कर्पूरी ठाकुर को ही माना जाता है जो सोशलिस्ट के समाजवाद के नेता थे। जैसे संसोपा की हम बात करें तो उन्होंने बिहार में पहली बार पिछड़ों को आरक्षण दिया, उसके बाद से तो पूरा आंदोलन शुरू हो गया इसको लेकर के। जो वहाँ कर्पूरी जी ने जो कमान संभाली, हमारे उत्तर प्रदेश में नेताजी ने उसी काम को किया और गरीबों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, सबको साथ लेके चल के सरकार बनाई। अब हमारे वर्तमान के नेता हैं, आप उनको भी देख लीजिए। हम तो सारे के सारे चलते तो उसी फार्मूले में जो डॉक्टर लोहिया ने दिया, उसी पर सब लोग काम कर रहे हैं। समय का परिवर्तन है, समय की मांग है कि आज जो है हम अगर बात करेंगे तो टेक्नोलॉजी बदल गई है, तो आज हमारे जो नेता हैं वो टेक्नोलॉजी को पढ़े हैं, जाने हैं, तो उनकी बात है। नेताजी धरती से जुड़े हुए थे, धरती पुत्र थे, वो धरती की बात करते थे। ये भी धरती की बात तो करते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी का दौर है, वो भी उसको साथ में जोड़ के करते हैं। ऐसा ही बता दीजिए कि आपने नेताजी के साथ में काम किया, कोई संस्मरण जो आपको बहुत याद हो, आप उसको आज की खबर से शेयर करना चाहते हो? नेताजी के साथ में बहुत सारे
बात जुड़ी हुई है, बहुत जुड़ी हुई है। अगर सुबह से लेकर शाम तक भी नेताजी के बारे में और उनके आशीर्वाद और उनके प्रेम और स्नेह के बारे में बात करी जाए वो कभी ख़त्म नहीं होती। जब भी कोई बात होती थी, कोई ना कोई प्रेरणा जो है वो नेताजी से मिलती थी। जब मैं 2002 में चुनाव जीतने के बाद आया तो जब मैं पार्टी में एक्टिव हुआ तो उसी दिन उन्होंने मुझसे कहा था कि वो क्यों पार्टी ज्वाइन करना चाहते हो। मैं कहा अब आपके साथ में संघर्ष करना चाहते हैं। ये बड़ा कम होता है, लोग पार्टी ज्वाइन करने आते हैं तो लोग शहर से ज्वाइन करा देते हैं कि आप आइए। मेरे ज़मीर ने गवारा नहीं किया कि नेताजी से बात होते साथी भी बात उनसे होती कि वो सरकार में जाके बात करूं। हम लोग उनके तबके साथी हैं। जब यहाँ पर दलित मजदूर किसान पार्टी बनी थी उसमें, या लोक दल ए बना था, तब भी हमारे पिताजी जो है वो नेताजी के साथ थे। और जब मैं एक्टिव हुआ तो नेताजी ने बात करी, फिर उनके साथ संघर्ष में ही रहे। आप नेताजी के संघर्ष के साथ ही रहे। अखिलेश जी आप खुद करें नई टेक्नोलॉजी के साथ में चलते हैं, कितना डिफरेंस देखते हैं दोनों में? क्या दौर का फ़र्क है। वो दौर चुनाव लड़ने का जो दौर था वो साइकिल का था, पैदल का था, और एक गांव में चौपाल पे जाकर बैठ के वो दौर था। आज का जो दौर है वो घर घर का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है। आपको हमेशा जो है चौकस रहना पड़ेगा, चौकन्ना रहना पड़ेगा। वो ज़माना, परहेज भी तब इतनी नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं थी। आज तो हम जो है वो सोशल मीडिया के दौर से गुजर रहे हैं। आप 2012 से 2017 तक मंत्री रहे और श्रम विभाग संभाला आपने। जब ये एक ऐसा विभाग है जो लोगों का उपकार कर सकता था, बहुत ज़्यादा हुआ। आपने वो कौन कौन सी चीज़ें स्टार्ट किया जो आज आपको लगता है कि वो फलीभूत हो रही हैं? विभाग में सुधार करने का सबसे पहला मेरा काम था। अक्सर ये था कि इंस्पेक्टर राज था और बहुत सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो लेबर इंस्पेक्टर से संभाली जाती थी। पहले सबसे पहला काम मैंने वो इंस्पेक्टर राज को ख़त्म करने का किया। तय किया कि किसी भी फैक्ट्री में कोई भी अधिकारी बग़ैर कलेक्टर की परमिशन के जाएगा नहीं। पहले परमिशन लेगा, उसके बाद में जाएगा। मेरे विभाग में बॉयलर का भी विभाग था, उसको भी मैंने तय किया कि किसी भी बॉयलर को चेक करने के लिए जब तक डीएम की परमिशन नहीं लोगे तब तक नहीं जाओगे। एक अक्सर ये चल रहा था कि नोटिस दे दिया, लेबर सेज का नोटिस दिया और नोटिस फाड़ के फिर वो अधिकारी जो करते हैं तो प्रतिबंध लगाया, उस पर रोके प्रतिबंध लगाया। नोटिस कोई नहीं, जो जाएगा ऑनलाइन जाएगा। हम वर्तमान की राजनीति की बात कर लेते हैं। वर्तमान में राजनीति में पीडीए की बात अखिलेश यादव लगातार कर रहे हैं। 2024 में जो उन्होंने आंदोलन किया, नारा दिया, उसका काफ़ी फायदा भी मिला। 37 सीट आई समाजवादी पार्टी की, 43 सीट आई जी, 43। हाँ, कांग्रेस को 6 मिला करके, गठबंधन को मिला के जी 43। हम लोग 50% से आगे चले गए। हमारी पार्टी भारत की तीसरे नंबर की पार्टी। ये बड़ा अचीवमेंट था, तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोग ये कह रहे थे कि अखिलेश यादव जी को जो कुर्सी मिली है वो विरासत में मिली है, कैसे वो उसको संभाल पाएंगे। मुझे लगता है 2024 के चुनाव ने वो जवाब दे दिया है। क्या देखिए, अपोजिशन का काम हमारा विरोध करने का है। हम कोई भी पार्टी हो, अपोजिशन का काम उसकी कमी निकालने का है। तो अब अच्छा है, अपोजिशन में जब हम थे तो हमारी कमी निकाली जाती थी। आज के जो समय में है वो स्थिति बदल गई। आज विपक्ष की जो ड्यूटी है उसको लागू करने का जो काम है या उसकी कमी गिनाने पर मुखालफत मानी जाती है। पहले था अपोजिशन अगर कोई बात कह रहा है तो सत्ताधारी इसको संज्ञान में ले लेते। मैंने खूब देखा है अपने पिताजी के ज़माने में, असेंबली क्वेश्चन अगर लग गया तो डिपार्टमेंट थर्रा जाता था। शायद राम मनोहर लोहिया जी ने यही इसीलिए कहा था कि सड़कें जिस दिन सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। वो ज़माना था। आज की स्थिति इसके विपरीत है। अगर असेंबली क्वेश्चन लगता है या अपोजिशन की कुछ कमी बताई जाती है,
उस कमी को सरकार स्वीकार नहीं करती, बल्कि अधिकारियों के बचाने पर लग जाती है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है और ये लोकतंत्र की और ख़ास तौर से जो हमारी जो सिस्टम है इसको बर्बाद करने का एक बहुत बड़ा है। अपोजिशन का काम अगर सड़क पे गड्ढे हैं तो उसको बताने का है। कितना अफसोस होता है आपको तब की राजनीति के और आपकी आज की राजनीति को देख कर? अब आप अंदाज़ा लगाओ ना कि अगर किसी के साथ ज्यादती हो रही है या क्षेत्र में कहीं कोई कमी है या हमें दिखाई दे रहा है कि ये गड्ढे हैं या दिखाई दे रहा है कि बिजली की पूर्ति नहीं हो पा रही या हमें दिखाई दे रहा है कि मज़दूरों को जो उचित लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा, तो अफसोस तो होता है। पिछले 12 साल से जिस तरीके से एक खास वर्ग को टारगेट किया गया और उसके नाम पर राजनीति की गई, इसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं इसको और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखता हूँ। आप विशेष वर्ग की बात कर रहे हैं ना, तो संभवतः आपका जो मन से आशा है, आपके जो आशय है वो माइनॉरिटी की तरफ होगी। लेकिन आप माइनॉरिटी को लेके मैं बड़े आपके मन से बड़े आज की खबर में आपके मन से ये बात शेयर करनी चाह रहा हूँ कि आप उत्तर प्रदेश में अगर एनकाउंटर की बात करोगे तो जिस वर्ग की आप बात कर रहे हो वहाँ गिनती में आ जाएंगे, और जब आप उसको पूरे प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो आपसे गिनती नहीं होने की। अब गिनती करो ना कितने ब्राह्मणों के साथ हुआ। जी, बड़ी बात आप बता रहे हैं। आप गिनती करो हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कितना चौधरी और जाट बरादरी के साथ हुआ। आप गिनती करो कि कितने हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुर्जरों के साथ हुआ। आप पूर्वांचल में करो कि कितने ब्राह्मण घर से। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो कल्चर है, इस कल्चर पर बात करनी चाहिए। आप क्राइम को क्राइम से कंट्रोल नहीं कर सकते। आप क्राइम को कंट्रोल करने के लिए आवश्यक है कि आप कानून का सहारा लें। एक बात मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपकी, आपने कहा क्राइम को क्राइम से कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। क्या मायने और क्या मतलब निकाले जाए इसके? कानून को संविधान से कंट्रोल करना चाहिए, कानून को न्यायपालिका में सुधार करके करना चाहिए। कानून को जो आप क्राइम को कंट्रोल करना चाहते हो, आप न्यायालय से अपने अधिकारियों को कहिए कि सही तरीके से इसमें पैरोकारी करो, इनको पनिशमेंट कराओ, तब आपको क्राइम कंट्रोल। इधर खुल के करिए बात, समझ थोड़ा और। आप एनकाउंटर हुआ जी, अगर ये आप अतीक अहमद के एनकाउंटर की तो बात नहीं कर रहे हैं। मैंने अभी कहा कि आप जिस वर्ग की बात कर रहे हो मैं पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ। एनकाउंटर से क्राइम अगर रुका हुआ होता तो फिर इतने एनकाउंटर हाफ एनकाउंटर में, फिर अभी 4 दिन पहले जो लखनऊ में एक मर्डर हुआ है एक IPS की मदर का, ये क्यों होता? आपने क्राइम कंट्रोल करने के लिए, महिलाओं के बच्चियों के खिलाफ का क्राइम कंट्रोल करने के लिए आपने तो एक स्क्वाड बनाया था, एंटी रोमियो स्क्वाड। अगर एंटी रोमियो आपका स्क्वाड बन के काम किया होता तो क्या IPS की मदर का मर्डर हो जाता, या जो बच्चियों के साथ में अभी भी बात हो रहा हो जाती? जनता ने इसीलिए विश्वास किया है कि पुनः ये सरकार आएगी और जनता के उन मुद्दों को जो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में अधूरे रह गए थे, जो न्याय व्यवस्था को, जो पुलिस में सुधार किए, जो गाड़ी दी, जो आपने 1090 दिया, आपने कौन अखिलेश जी ने ऐसा सिस्टम डेवलप कर दिया जो यूरोपियन कंट्री में है। टेलीफोन करिए एम्बुलेंस हाजिर है, टेलीफोन करिए पुलिस की गाड़ी हाजिर है। इतनी देर में घर के लोग नहीं पहुंचते थे जितनी देर में एम्बुलेंस पहुंचती थी, इतनी देर में थाना नहीं पहुंचता था जितनी देर में एम्बुलेंस वो पुलिस की गाड़ी पहुंच जाती थी। 2027 का चुनाव एकदम सामने है, कैसे देखते हैं आप इस चुनाव को और कहाँ खड़ी पाते हैं समाजवादी पार्टी को? अभी पिछला जो चुनाव है, किसी अगले चुनाव को पिछले से ही नापेंगे ना, तो पिछला चुनाव 2024 का है। अब 2024 का इम्पैक्ट जो है आप उसको लगाइए ना कि PDA का जब से गठन हुआ है और PDA जननायक ने जब से इसकी आवाज़ लगाई है, आप उसका असर देखो ना कि कितना है। लेकिन 2017 हार गए ना, 2017 मैं 2024 की बात, 2022 आप 2017 की बात करेंगे, 2019 मैं 2022 की बात कर रहा हूँ जी, मैं 2024 की बात कर रहा हूँ जी, मैं 24 की बात कर रहा हूँ। आप 27 की बात कर रहे हैं, मैं 24 की बात। कितना आप 43 के हिसाब से आपको कितना लग रहा है कि आप कितनी सीटें पाएंगे? ये आंकड़ा तो
काकरोच से पूछा जाए, जैनजी से पूछा जाए या अल्फा जैनजी से पूछा जाए। जो सभ्यता भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में फेल की थी, बड़े बड़े आंदोलन हुए, लेकिन झुकने नहीं दी सरकार। 2 बार सरकार झुकी है, एक बार किसान आंदोलन में, तीनों बिल वापस लिए। या अब कॉकरोच ने सिर्फ एक शब्द, देश की सर्वोच्च संस्था पर बैठे हुए व्यक्ति का एक शब्द कॉकरोच, भारत सरकार की उस नीति को फेल कर गया कि हमारे यहाँ जो इस्तीफे हैं वो इस सरकार में नहीं दिए जाते। चलिए काकरोच पार्टी की ही बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है कि पिछले 2 महीने से सिनेरियो काफ़ी चेंज हो गया है? जो सवाल पूछते थे लोग तो सवाल का जवाब नहीं आता था, अब जवाब आने लगा है। आप इसको और आगे तक देखिए ना, जो आंदोलन वहाँ से शुरू हुआ अब तो जैनजी में आ गया। कोई ज़िला नहीं बच रहा जहाँ के बच्चे इस अव्यवस्था के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार के मांग नहीं कर रहे। कहीं पंखे की मांग करते हैं, कहीं कमरों की मांग करते हैं, कहीं शौचालय की मांग करते हैं, कहीं किताब की मांग, कहीं पानी भरने की। देखो ना बच्चों की उस सभ्यता को नीचे ज़मीन पे। क्या लगता है इसका फ़ायदा मिलेगा समाजवादी पार्टी को इन आंदोलन का? मुझे लगता है कि पूरे देश में ये जो लाखों लाखों लोग हैं, बल्कि करोड़ों करोड़ों लोग हैं, जिनको वादा किया गया था कि रोज़गार देंगे, हम 2 करोड़ पर ईयर देंगे, हम 15 लाख देंगे, हम काला धन लाएंगे, हम रुपए को डॉलर के बराबर करेंगे, गैस सस्ती करेंगे, डीजल पेट्रोल पर कंट्रोल करेंगे। कौन ऐसा मसला था जिस पर हम आतंकवाद को ख़त्म करेंगे? हमने नोटबंदी करी है, आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा, जो काला धन है वो पकड़ा जाएगा। आपने काला धन पकड़ने के लिए नोटबंदी कर दी, नतीजा क्या निकला? आज तक तो यही नहीं जवाब दे पाए कि काला धन मिला कितना। पता ये है कि जितना धन था 1 नंबर का वही बच गया। लेकिन आतंकवादी गतिविधियां तो रुक गई ना। 2014 के बाद से कोई बड़ी घटना नहीं घटी, अगर एक घटना को छोड़ दें। अब मुझे लगता है कि आप इसको रिकलेक्ट करो और ये पुलवामा सब देखो कि किसके ज़माने में हुआ, और ये भी आप देखिए ना पार्लियामेंट में किसके ज़माने में हुआ। देखो अटल ना बिहारी वाजपेयी जी के समय में हुआ। किसकी सरकार थी और कौन थे जो आतंकवादियों के छोड़ने पाकिस्तान गए थे। पीडीए की बात अखिलेश यादव करते हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि वो लगातार पीडीए की परिभाषाएं चेंज करते जा रहे हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी की जो परिभाषा है उसको अपोजिशन तय करेगा क्या? इसको तो पीडीए बनाने वाला तय करेगा ना कि उसकी परिभाषा क्या है। आपने पीडीए बनाया, हम जाने हमारी क्या परिभाषा, ये कौन है हमारी परिभाषा? पीडीए की परिभाषा क्या है? पीडीए की परिभाषा पिछड़े हैं, अगड़े हैं, दलित हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, वो हैं जिनके लिए कोई कहने वाला नहीं। उनके नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, वो पीडीए के जननायक हैं। इसी फार्मूले पे भारतीय जनता पार्टी का, यहाँ की सरकार का, इसका उद्धार हो जाएगा, ये मैं निश्चित मत है। अकलियत भी है उसमें क्या? ऐसे अकलियत को भी मानो, ऐसे अकलियत मानो, ऐसे अल्पसंख्यक मानो, या एम से मुसलमान माने। एम से मुसलमान मान लो जी जी। एम तो मतलब पूरा एक कुनबा है ये, एक पूरा वो कुनबा जो वंचित हैं, शोषित हैं, जी, दुखी हैं। डी से दुखी भी तो मान लो जी, और पी से पीड़ित भी हो गए, पीड़ित भी मान लो, पी से पंडित भी मान लो। हाँ, ये ओम प्रकाश राजभर कभी आपकी पार्टी के संग भी रहे, अखिलेश जी का बड़ा गुणगान करते थे। उन्होंने एक ट्वीट किया है, वो कह रहे हैं कि पीडीए का मतलब है पीट देगा अशरफ, और जगह जगह पर अब जब से आपने, मैं तो ये मानता हूँ जी, जाकी रही भावना जैसी। अब वो जो से भावना है उनकी, उस भावना से बात करते हैं। मैं ज़्यादा जो है नेताओं की बातों पर टीका टिप्पणी नहीं करती। पिछला चुनाव था 2022 का, मेरे लिए वोट मांग रहे थे, अब मैं उनके बारे में क्या नहीं। वो कह रहे हैं कि जब से आप लोगों ने आजम खां को गृह मंत्री बनाने का ऐलान किया है, तब से पीडीए का मतलब होगा पीट देगा अशरफ। मुझे लगता है कि जब से ये भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, तब से इनकी जिम्मेदारी हो गई है कि वो भारतीय जनता पार्टी की जो कमियां हैं
उन कमियों को ये उजागर करने से रोक हैं। इनके पुराने सारे भाषण निकाल के देखो, हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। निषाद जी रो रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की बात की थी, भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक नहीं किया है और उनको भी सपा और बसपा और कांग्रेस की तरह खामियाजा उठाना पड़ेगा। जो नेता हैं, जो दलीय आधार पर या जो अपने अपने संगठन और समूह के आधार पर जो लोग राजनीति करते हैं, जातीयता के आधार पर राजनीति करते हैं, ये अपने अपने धर्मों के हिसाब से, अपनी अपनी जातियों के हिसाब से हैं, ये अपनी सुविधा के अनुसार अपनी भाषण देते हैं। अब चुनाव आ रहा है तो ये सब बात होनी शुरू करी। ये बात तो जब सरकार बनी थी और सरकार में मंत्री बने थे तो ये बात तभी रखनी चाहिए। ठीक है सर, समय कम है। समाजवादी पार्टी कहाँ देख रहे हैं आपकी, कितनी सीटों पर वो चुनाव जीत पाएगी और अखिलेश जी दावा कर रहे हैं एक बार फिर से वो मेजॉरिटी की सरकार बनाएंगे? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार अपने वादे पूरा करने में विफल रही है और जो सरकार धर्म का सहारा लेती थी, धर्म के आधार पर बात करती थी, मंदिर मस्जिद की बात करती थी, राम मंदिर की बात करती थी, जो उसको लेके चुनाव लड़ने की बात करती थी, देश के माहौल को गर्म करने की बात करती थी, आज वही मंदिर चोरी का जो दान चोरी का जो मसला है वो भारतीय जनता पार्टी के गले में पड़ा हुआ है। 43 सीटें थीं, अगर हम उसके हिसाब से देखें और एक सीट पर 5, एक सांसद की सीट पर 5 विधायक भी हम मान लें तो इस हिसाब से 215 विधायक बनते हैं। तो क्या 200 के पार होगी पार्टी इस बार, या क्या अनुमान लगा रहे हैं आप? जब जनता करवट लेती है और सरकारों की विफलताओं पर बात करती है तो फिर सीटों की गिनती की बात नहीं करी जा सकती। आज किसान पीड़ित है, दुखी है, उसकी फसल बोई गई, उसको यूरिया नहीं मिला, उसको डाई नहीं मिली। आज छात्र परेशान हैं, जो छात्र को वजीफ़ा मिलता था वो मिलना बंद हो गया। आज महिलाएं परेशान हैं, जो उनको पेंशन मिलती थी वो बंद हो गई। मजदूर परेशान है, उसको रोज़गार नहीं मिल पा रहा। अगर आप इन सारी परेशानियों को देख के बात करेंगे तो फिर उत्तर प्रदेश की जनता परेशान है। 21 लाख बच्चों ने जो है वो नीट दिया था, बहुत सारी लाखों की तादाद में उनकी उम्र निकल गई, वो सब दुखी हैं। बहुत सारी और एग्ज़ाम दिए हैं, उनके रिज़ल्ट नहीं आए। लगभग 89 ऐसे एग्ज़ाम हुए हैं जो या तो हाई कोर्ट से या पेपर लीक से, सब दुखी हैं। अगर सारे दुखी एक साथ इकट्ठे होकर बात करेंगे तो फिर सीटों की गिनती की बात नहीं की जा सकती। जो मुद्दे आपने उठाए और उन मुद्दों पर मुझे खुल के बात करने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से ये खबर ये बात दूर तक जाएगी और 2027 के चुनाव में आपके चैनल का ये आज की वार्ता सिस्टम को बदलने में कुछ भूमिका जो है, महत्वपूर्ण तो नहीं कह सकता, लेकिन ये मुझे उम्मीद है कि इसका भी कुछ महत्व होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आज की खबर से बात करने के लिए। ये हैं शाहिद मंजूर जी, जो हमें बता रहे हैं कि पीडीए का मतलब होता है पीड़ित, दलित और शोषित। और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से एग्ज़ाम के पेपर लीक हुए हैं, तमाम चीज़ें हुई हैं और सत्ता पक्ष नाकाम रहा है, उन जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए ऐसे में सीटों की संख्या की गणना नहीं की जा सकती। ये सीटें कितनी होंगी इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। उनको उम्मीद है कि 2027 में एक बार फिर से अखिलेश की बहुमत की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान होंगे। अब क्या होगा ये तो 2027 के चुनाव में ही देखना पड़ेगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, हमारी टीम के साथ हम फिर हाजिर होंगे आपके समक्ष एक ऐसे ही शख्स के साथ।